हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज क्लासेस बहुत छोटी करनी, सर ने बहुत लंबा लोग की क्लास ले ली, तो बहुत कम टाइम हमें पढ़ने को आज मिलेगा। पर प्रॉमिस कि मैं पूरा हिस्ट्री और बिहार स्पेशल कवर करवाऊंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को कुछ भी। तो कल जो हम सेशन कर रहे थे उसे हम लोग जल्दी से पूरा कर लेते हैं, क्योंकि सुमित सर फिर आके वेट करने लगते हैं। खिलजी वंश। क्या बोला आपने? 5 ही पढ़ाते हैं? 5:30 तक है ना? सनी कब तक क्लास है सर की? 5 ही तो पढ़ाते हैं। अच्छा, मैं बात कर लूँ। हम्म, कोई नहीं, अगर वो बोलेंगे तो उनकी क्लास पहले करके मेरी बाद में हो जाएगी। खिलजी वंश। तो यहाँ पर मैम शायद कल आप आई थी। सनी, एक दो कॉपी और निकलवाना, ये एक दो नए बच्चे आ जाए हैं। निकलवा, कल मिल जाएगा। एक दो एक्स्ट्रा ही निकलवा के रख देना। तो खिलजी वंश में कल के सेशन में जो, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, शायद हमने सैन्य सुधार लास्ट किया था। पर वहाँ एक मिस्टेक हुई है। जो हम प्रशासनिक सुधार पढ़े थे, वो प्रशासनिक नहीं था, बल्कि जो पहला शुरू में मैं लिखवाई थी वो था अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत, यानी कि उसकी जो किंगशिप थ्योरी थी। बलबन की अलग थी और अलाउद्दीन। तो उसका हेडिंग आप लोग चेंज कर लीजिए। हेडिंग, हाँ, जहां पर प्रशासनिक लिखे हैं, सैनिक सही है, उसे लिखिए वहां हेडिंग अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन पहला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत, यानी कि किंगशिप थ्योरी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें वो सारे पॉइंट जो है, नोट पॉइंट सारे सही हैं, सिर्फ हेडिंग जो है अलग था। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट जो सैन्य कर लिया है, सैन्य सुधार, यानी कि मिलिट्री रिफॉर्म की हमने बात कर ली है। तो मिलिट्री रिफॉर्म जो पार्ट है वो है प्रशासनिक सुधार का। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हम सैन्य सुधार, गुप्तचर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, इन सब की बात करते हैं। तो ये हम कर चुके हैं, लेकिन इससे मेन जो है अभी आप लोगों को लिखना है प्रशासनिक सुधार। और ये सभी सुधार अलाउद्दीन खिलजी के हैं, क्योंकि इस समय जो एक प्रमुख वंश एक ही शासक रहा था, यानी कि जो एक मेजर एम्पायर इसमें रहा था, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी। तो इसी के हमें प्रशासनिक सुधार के बारे में पढ़ना है। तो अब नेक्स्ट आप लोग बनाइए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। सनी, आज सर को बोलना 5:30 में छुट्टी करने को। लिखिए, लिखना ही है ज्यादा से ज्यादा। व्यापारियों पर नियंत्रण व बाजार सुधार के लिए, व्यापारियों पर नियंत्रण व बाजार सुधार के लिए नई प्रणाली की शुरुआत, जिसमें एक अलग से विभाग बनाया गया था। वो विभाग कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय एक अलग नया विभाग बनाया गया था, दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत विभाग। दीवान, दीवान हमेशा बड़ा होता है सर, बड़ा। दी, दीवान मैं बोल रही हूँ, मैं दीवान थोड़ी बोल रही हूँ, पलंग नहीं है। दीवान, रियासत। ग्रामेटिकल मिस्टेक पर ध्यान रखिए, उसका मार्क्स बहुत कटता है मेंस में लिखते वक्त। दीवान ए रियासत। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, मंत्री परिषद का गठन। मिनिस्ट्रियल जो काउंसिल बनाया गया था, लेकिन इस काउंसिल का क्या था? ना सलाह दे सकते थे। इनका काम क्या था? सुल्तान की आज्ञा का पालन करना। लिखो, मंत्री परिषद का कार्य क्या था? सुल्तान की आज्ञा का पालन करना। ये सलाह भी नहीं दे सकते थे। साधारण लोगों, साधारण लोगों को
उच्च पदों पर नियुक्त करना। यानी कि क्या था, इन्होंने जो भी खूत थे, मुकदम थे और चौधरी, इन पदों को समाप्त कर दिया था। किन 3 पदों को समाप्त किया था? खूत, मुकदम, चौधरी। इन पदों को, इन्हें, ये क्या करते थे पहले, ये रेवेन्यू जनरेट करना इनका काम था। इन्हें हटा के वैसे लोगों को चुना जो कोई भी व्यक्ति हो, सिर्फ योग्यता के आधार पे जो व्यक्ति योग्य होगा उसे नियुक्त करते थे। और ये जो है तीनों पद जो है समाप्त कर दिए गए थे। और ये कहीं ना कहीं एक बात याद रखिएगा कि तुगलकों में अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी प्रशासनिक सुधार किए थे वो कहीं ना कहीं हमें गयासुद्दीन के समय देखने को मिलता है। उसने भी कुछ ऐसे कार्य किए जो अलाउद्दीन खिलजी से मिलते, जैसे कि इसने डाक विभाग बनाया तो उसके यहाँ डाक जो है व्यवस्थित तरीके से लागू हो गया था। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे कि शेर शाह का किसके यहाँ देखने को मिला था? अकबर, क्योंकि शेर शाह को अकबर का पूर्वगामी कहा गया। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक को जो है अलाउद्दीन खिलजी को, सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक का पूर्वगामी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, केवल, सॉरी लिखो, शासन पूर्ण निरंकुश, मतलब किसी का कोई जो है उसमें नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसकी नियम चलेंगे? हाँ, क्योंकि निरंकुश शासन का मतलब होता है किसी तरह का अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पूर्ण निरंकुश शासन। अब लिखो गुप्तचर प्रणाली, हेडिंग बनाओ, इंटेलिजेंस सिस्टम, गुप्तचर प्रणाली। क्योंकि इसी का, इसका एक पार्ट ये रख लेना, पहला इसे मान लेना सैन्य सुधार को, दूसरा लिखो प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत, दूसरा लिखो गुप्तचर प्रणाली, इंटेलिजेंस सिस्टम। एक नए खुफिया विभाग का पुनर्गठन, इसका मतलब गुप्तचर प्रणाली का पुनर्गठन किया गया। ये क्या बताता है कि पहले से गुप्तचर प्रणाली जो थे मध्यकाल में था, किसके शासनकाल में? बताओ, किसने जो है सबसे पहले खुफिया प्रणाली मध्यकाल में बनाया था? हाँ, क्योंकि प्राचीन में भी तो गुप्तचर प्रणाली हमने देखी ही थी। जब हम अर्थशास्त्र में वर्णन पढ़ते हैं, गुप्तों के समय पढ़ते हैं, तो अभी मध्यकाल में किसने बनाया था सबसे पहले? बताइए, हाँ बोलिए। नहीं, उससे बाद बलबन के समय, गलबन ने तो एक विभाग बनाया था जो बरीद ए मुमालिक किसका था? गुप्तचर कौन होते हैं? खुफिया ही तो उन्हें लाके सूचना देनी होती है। तो खुफिया विभाग का पुनर्गठन लिखना है, ना कि गठन, क्योंकि गठन बलबन के शासनकाल में बरीद ए मुमालिक के नाम से था। तो लिखो खुफिया विभाग का पुनर्गठन, और ये भी किस नाम से जाना गया था? बरीद ए मुमालिक। इसे भी लिखो बरीद ए मुमालिक। बरीद शब्द जो प्रयोग होता है वो गुप्तचर के लिए, इंटेलिजेंस के लिए जो है बरीद शब्द का प्रयोग होता है। माइन्यूटली डिफरेंसेस को याद रखना। हाँ, कल आप लोगों का प्रश्न था कि जो, कल वो मैम शायद नहीं आए हैं, प्रश्न ये था कि जफर खां, तो वहां उनको शायद वो ध्यान नहीं, उसमें लिखा होगा कि मंगोलों से आक्रमण करते हुए अगर प्रश्न पूछा जाए, इन दोनों पॉइंट्स को अंतर याद रखना, मंगोलों से आक्रमण करते हुए अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति युद्ध में मारा गया था, तब जवाब जफर खां होगा। लेकिन ऐसे पूछा जाए कि सैन्य अभियान, जो अभियान हुए थे उसमें तो नुसरत खां भी है, और मान लो कि दोनों ही लिख दे, नुसरत खां और ए बी ऐसे कूट करके बनाए, तो दोनों होगा, क्योंकि नुसरत खां उत्तर भारत के अभियानों में, जो रणथंभौर का अभियान हुआ था उसमें मारा गया था, जबकि जो जफर खां मारा गया था वो किली के मैदान में मुगलों से, सॉरी, मंगोलों से आक्रमण करते हुए। और दो बात और, मंगोलों ने सर्वाधिक आक्रमण किसके समय किए? तो अलाउद्दीन के समय 7 बार किए हैं। 1296 से लेकर 1308 तक टोटल 7 बार मंगोलों ने अलाउद्दीन पर आक्रमण किया है। और सर्वाधिक संख्या में मंगोल किसके शासनकाल में आए? तो जलालुद्दीन। इन दोनों अंतर को याद रखना। नुसरत खां वैसे सैन्य अभियानों में मारा गया था, और जफर का किली के मैदान में मंगोलों से आक्रमण करते हुए मारा गया था। ये दोनों डिफरेंस। हाँ, और जवाब क्या दिया है? अलाउद्दीन। हाँ, तो सबसे पहले तो हुआ ही है, ये थोड़ी है कि जलालुद्दीन, बलबन के काल में मंगोलों ने भी आक्रमण किया है।
तो सबसे पहले आए थे, आगमन को ही कुछ ना कुछ किया होगा, माना होगा, इसलिए इल्तुतमिश मांगा। बलबन में भी मंगोलों ने आक्रमण किया है। हाँ, जैसे कि जब हम मध्यकाल में एक पढ़ते हैं, मध्यकाल में नहीं, गुप्तों के समय, जो मध्यकाल के वो मध्य एशिया के थे कौन, हूण। तो सबसे पहला आक्रमण हम मानते हैं, लेकिन हूण और भी कई बार आक्रमण किए हैं, तो उस आधार पे जो जवाब दिया गया होगा। कई बार आंसर ऑप्शन के आधार पर भी हमें देखना होता है कि क्या दिया गया है। जैसे उसमें शायद उन्हें याद नहीं हो, पर लिखा होगा मेंशन प्रश्न में कि मंगोलों से आक्रमण करते हुए युद्ध क्षेत्र में मारा गया। नेक्स्ट लिखिए, गुप्तचर में अब क्या होता था कि सूचना पहुंचाने के लिए एक और व्यक्ति की नियुक्ति होती थी। लिखिए उसका नाम क्या होता था, मुनहिमन। मुनहिमन, मुनहिमन नामक व्यक्ति का कार्य क्या होता था, सूचना प्रदान करना। हियन है एक, तो पता नहीं कैसे कैसे नाम, मून हियन, इनका काम होता था सूचना प्रदान करना राजा के पास, यहां से वहां। क्योंकि देखिएगा, जब हम गयासुद्दीन के तुगलक के शासनकाल में जाएंगे, तो सूचनाओं को पहुंचाने के लिए हर 3-4 मील पर जो है घोड़ों को रखा जाता था, ताकि जल्दी से जल्दी जो है राजा तक सूचना पहुंचाई जाए। मान लीजिए यहाँ से खबर वहां पहुंची, वहां किसी को वो लेटर दिया जाता होगा या जो भी, वहां से वहां जितना जल्दी हो सके पहुंचाया जा सके। अब लिखो इसके अंतर्गत न्याय व्यवस्था, तीसरा पॉइंट होगा ना। सैन्य हो गया, दूसरा गुप्तचर हो गया, तीसरा लिखो न्याय व्यवस्था। इसके शासन काल में न्याय व्यवस्था पर विशेष बल सबसे ज्यादा जो है, अभी मध्यकाल में न्याय व्यवस्था कठोर, बलबन से भी इसके यहाँ था। क्योंकि ये शांति के लिए, बलबन अपनी इच्छा के आधार पर, मतलब वो कठोर शासन उसके यहाँ भी था, लेकिन वो अधिकारों के लिए नहीं, वो अपनी इच्छा से, जिसको मान लीजिए किसी से उसे खुन्नक हो तो उसे जानबूझ के भी वो दे सकता था, पर यहाँ शांति व्यवस्था के लिए। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे सुधार कार्य किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि निरंकुश था, पर जनता की इच्छा रहती थी। भले ही वो किसी का बात नहीं मानता था, पर ये नहीं था कि वो जनता के विपरीत जाके कुछ किया है, जनता के हित में कार्य किया है। नेक्स्ट लिखो, दंड कठोर या कठोर दंड, ब्रैकेट में वाला लिख लेना, संदेह के आधार पर दंड। अगर किसी भी व्यक्ति को, कौन सा मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा ऐसा कानून था, संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। हाँ, वहां भी क्या था, संदेह के आधार पर। ब्रैकेट में लिखो संदेह के आधार पर। सुल्तान न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च, सुल्तान न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च। तो ऐसे लिखो, एक क्रम बनाओ जिससे पता चले कि कौन किसके साथ होता था। सबसे पहले कौन होता था, सुल्तान, यानी ये निर्णय अंतिम देगा, सबसे सर्वोच्च ये हुआ। लेकिन इससे बताएगा, ये तो नहीं है कि ये जनता की बात थोड़ी सुनेगा, कि जनता के जो भी घटनाएं होंगी उसके लिए कोई नियुक्त किया जाएगा। तो केंद्र स्तर पे, यानी कि यहाँ पर भी विभाजन उसी स्तर पे हुआ है, केंद्र होता था, प्रांत होते थे, सूबे होते थे। तो प्रांत के स्तर पे यहाँ एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता था, और फिर एक व्यक्ति जो है, सॉरी, केंद्र के स्तर पे, और एक, तो केंद्र पे जो होता था उसका नाम लिखो, सर ए जहां, सर्द ए जहां। हाँ, सर्द, सर्द हवा, सर्द ए जहां। ये क्या होता था, इसे बताता था सारी बात को कि क्या घटना मूल रूप से घटित हुई है, तो ये बताएगा, निर्णय ये लेता था। उसके नीचे एक व्यक्ति होता था, लिखो नायब काजी। इसके नीचे जो व्यक्ति होता था वो नायब काजी होता था। और ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने क्या किया था कि ग्रामीण स्तर, क्योंकि हमेशा हमने देखा था कि गांव में कोई भी कार्य हो वो निर्णय कौन लेता था, ग्रामपति लेता था, पर इसने ग्राम स्तर पर भी जाकर निर्णय लिया है। ये खुद ग्रामीण भी कोई भी बात होगी तो उसका निर्णय इसके पास, जबकि अधिकांश समय हमने क्या देखा, वहां पर ग्रामपति या जो मुखिया ग्राम प्रधान होता था वो करता था। ये पहला सुल्तान था जो ग्राम स्तर के मामलों को भी देखता था। ये नायब काजी होता था, इससे नहीं चला, यानी जो पदों में हेरारकी होता है वो ये है। नेक्स्ट लिखो,
ये जो होता था प्रांत के स्तर पे, ये केंद्र के स्तर पे काम करता था और ये प्रांत के स्तर पे काम करता था, जो इसके अंडर रह के काम करेगा। हमेशा हायरार्की में ये होता है, जो बड़े पद पे होता है उसके अंदर रह के कार्य किया जाता है। अब नेक्स्ट लिखो, आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म। प्रशासनिक में 3 पॉइंट हमने देखा, सैन्य, गुप्तचर और न्याय। अब लिखो आर्थिक में, आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म। अच्छा, किसी भी, आप लोग इकोनॉमी में पढ़े भी होंगे, शायद सर पढ़ाए होंगे कि मुद्रा का प्रसार बढ़ जाता है तो उसका मूल्य बढ़ता है या घट जाता है? अगर हाँ, गिरावट आ जाती है। तो यहाँ भी क्या हुआ था कि इसके शासन काल में जब मुद्रा का प्रसार बढ़ गया था तो गिरावट आई थी, तो कीमत बढ़ा दी जाती है वस्तुओं को। जब वो जो भी लिक्विडिटी होती है, जब उसको सोखना चाहता है तो क्या करता है, कीमत अधिक बढ़ा देगा, तो सामान पर अधिक। तो यहाँ भी यही हुआ था। इससे पूर्व क्या हुआ था, मुद्रा के अधिक प्रसार से कीमतों में वृद्धि हुई थी। तो इसने ही क्या किया था कि एक, वेतन सैनिकों का कम कर दिया और साथ ही साथ महंगाई कम कर दी, कि अगर हम कम पैसा दे रहे हैं तो कम खर्चे में ही लोग जो है अपना जीवन यापन करें, क्योंकि इसने इकता प्रणाली समाप्त कर दी थी। और इकता प्रणाली में अनुमान लगाना मुश्किल होता था कि किसी व्यक्ति को कितनी रेवेन्यू प्राप्त हो रही है। मान लो कि वो लगान उच्च दर पे लगा दे, तो इसलिए इसने क्या किया था, इकता प्रणाली को समाप्त कर दिया था। पहला लिखो, इकता प्रणाली समाप्त, इकता प्रणाली समाप्त। वित्तीय व राजस्व सुधारों के लिए, वित्तीय व राजस्व सुधारों के लिए नई नई प्रणालियों की शुरुआत, वित्तीय व राजस्व सुधारों के लिए नई नई प्रणालियों की शुरुआत। अब प्रणालियों में क्या क्या लाया था, तो पहला लिखिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली, जिसे मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी कह सकते हैं। अगर कहीं मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी लिखी हो तो बाजार में ही तो मूल्य को नियंत्रण करना होता था, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली, मार्केट कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें जो है किसी को नियुक्त किया जाना होगा। अगर बाजार में नियंत्रण लाएगा तो अगर किसी की नियुक्ति नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा तो प्रत्येक स्तर पे अलग अलग 3 पदों की नियुक्ति की जाती थी। वो 3 पदों का नाम लिख लीजिए। पहला लिखिए, दीवान ए रियासत जो होता था ये लगभग वाणिज्यिक मामलों को देखता था, और इसमें जो व्यक्ति होता था वो सदर ए रियासत कहलाता था। अधिकारी का नाम क्या होता था, दीवान ए रियासत तो एक विभाग हो गया इसके समय। यहाँ पढ़ा न? क्या पढ़ा था यहाँ हमने, क्या पढ़ा था, दीवान ए रियासत क्या था, ये तो विभाग था ना, तो इसमें कोई व्यक्ति तो रखना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति लिखिए कौन सा था, सदर ए रियासत। दूसरा लिखो व्यक्ति कौन होता था, सहना ए मंडी, सहना ए मंडी। हाँ, दीवान रियासत के अंतर्गत जो व्यक्ति रहता था अधिकारी, उसे सदर, सदर ए रियासत। वैसे आप देखेंगे सदर, जैसे बहुत शहरों में सदर बाजार होता है, सदर अस्पताल होता है, ये सब ये उसी समय बाजार प्रणाली से ही निकले हुए शब्द हैं। उसके बाद लिखो, बरीद ए मंडी। बरीद कौन होता था, बाजार की सूचनाओं को जो पहुंचाता था वो बरीद ए मंडी कहलाता। मंडी बाजार को कहा जाता है अभी भी। सहना ए मंडी जो होता था वो भी बाजार नियंत्रण को देखता था। बरीद जो भी बाजार से जुड़ी सूचना होगी वो राजा तक पहुंचाता था, उसे बरीद ए मंडी कहा जाता था। नेक्स्ट लिखो, व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण, व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण व बाजार व्यवस्था को सफल बनाने के लिए, व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण तथा बाजार व्यवस्था को सफल बनाने के लिए मलिक याकूब की नियुक्ति,
ये व्यक्ति का नाम है, ये कोई पद नहीं है। मलिक याकूब। याकूब, याकूब ये नाम है, याकूब। अब इसका पद जो है इसके ब्रैकेट में लिख लो, इसके पद का नाम था मुहतसीब। ये पद जो पद पर नियुक्त था उसे कहा जाता था मुहतशीब। मुहतशीब पद का नाम था। सहना ए मंडी का प्रमुख मलिक कबूल। लिखो, सहना ए मंडी का प्रमुख जो था वो था मलिक कबूल। मलिक कबूल ये नाम है। और इसका अब ब्रैकेट में लिखना कार्य क्या होता था। सहना ए मंडी का जो कार्य था, वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण। वस्तुओं की कीमतों पर, सहना ए मंडी जो पद था इसका कार्य क्या था, वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण करना। और जो भी व्यापारी दिल्ली जाकर उन्हें व्यापार करना होता था तो सुन लो, उन्हें जाकर उस टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होता था और एक लाइसेंस, लेकिन लाइसेंस सिर्फ मुस्लिम जो व्यापारी थे उनको लेना होता था, सबको नहीं लेना होता था। लेकिन रजिस्ट्रेशन व्यापार करने के लिए सबको जाकर दिल्ली में कराना होता था। आप रजिस्टर्ड कराओगे तभी जाके आप बाजार में जाकर अपने सामान को बेच सकते हो। यानी कि वो सारे कार्य सुधार के लिए किए थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट लिखो, राशन के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत। राशन के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत। और इसका उद्देश्य क्या था, अभी भी जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली अभी भी है, न्यू इसने रखी थी तो क्या किस लिए होता है, काला बाजारी वगैरह जो भी होती है अनाजों की, देखेंगे कि बहुत भंडारण होगा और गरीबों तक पहुंच नहीं बनेगी, उसको रोकने के लिए। तो उससे लिख लो, काला बाजारी पर नियंत्रण के लिए। जो ब्लैक मार्केटिंग होता है, देखिएगा कि कम कीमतों पे सामान लिया जाएगा और पहुंच होगी ही नहीं, तो इसने किया था काला बाजारी पर नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट लिखो, खाद्य जरूरतों को, या लिखो आपातकालीन स्थिति में, किसी भी नेचुरल डिजास्टर के समय, आपातकालीन स्थिति में खाद्यान्न जरूरतों को या खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए अनाज भंडारण गृह का निर्माण। पूरा सेंटेंस ये लिखना है कि आपातकालीन स्थिति में खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए अनाज भंडारण गृह का निर्माण। क्योंकि मान लीजिए अभी जैसा कि उत्तर बिहार में आप हर साल देखते हैं बाढ़ की स्थिति होगी, अगर अनाज भंडारी सरकार नहीं रखेगा तो एकदम से कहां से मुहैया कराएगा। तो और नेचुरल डिजास्टर हमेशा समय की देन है, कुछ भी हो सकता है, या तो बाढ़ आ गई, सूखा आ जाएगा, भूस्खलन हो सकता है, बारिश ही ओला पड़ गया तो फसलें बर्बाद हो सकती है वैसे। और बिना खाद्य, बाकी जरूरतों के बिना तो तब भी मनुष्य, लेकिन भोजन के बिना कैसे, तो इसलिए इसने अनाज घर। और इसीलिए एक जगह इसका अपवाद माना जाता है कि सब जगह इसने सिर्फ रेवेन्यू जो है नकद में लिया था, अनाज भंडारण की वजह से ही राजस्थान में एक जगह पर जो है, क्योंकि गोडाउन भरे रहे, वो अनाज में भी लेता था। लेकिन इसके समय नकद में ही, रेवेन्यू भी किसान को नकद ही देना होता था। ये सेना को भी वेतन नकद देता था और रेवेन्यू भी नकद लेता था, ये नहीं। जबकि हमने हमेशा देखा था क्या, अनाज और नकद यानी कैश में और अनाज दोनों ही रूपों में रेवेन्यू जो है जनरेट होती थी। पर इसने रोक लगाई थी क्योंकि इसे लगता था कि इससे जो है भ्रष्टाचार बढ़ता है अनाजों से, तो उसने नकद वेतन का जो है शुरुआत किया था। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, किसी भी इमरजेंसी के लिए उसने ये सब किया था। इसके समय में 3 प्रकार के बाजार थे, लिख दीजिए, बाजार जो प्रणाली थी तो 3 प्रकार का बाजार था। पहला लिखो, कपड़े व निर्मित वस्तुओं का बाजार के प्रकार, कपड़े व निर्मित वस्तु, कोई भी रेडीमेड सामान होगा उसके लिए जो होता था।
बना बनाया सामान। दूसरा, खाद्यान्न या अनाज का, जहां जाकर मनुष्य कोई भी खाद्य जरूरतों का, और ऐसा माना जाता था कि कोई थोड़ा सा भी ना तो कम दे सकता था ना अधिक, और ना ही 1 रुपया बढ़ाकर। जो रेट सल्तनत तय करेगा उससे 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया जा सकता था। और वो इसलिए किया था कि समानता भी आए और लोग अपनी जरूरतों को लिए, क्योंकि महंगाई होता है तो क्या होता है, जिसके पास पैसा होता है वो कुछ भी खाएगा। टमाटर के जैसे ही रेट बढ़ते हैं तो क्या होता है, सिर्फ अमीर ही टमाटर खाते हैं, फिर गरीब आलू के ही चोखा पे काटना पड़ता है। पर उसने बोला सबको हाँ हाँ, आलू भी यहाँ महंगा बहुत है, तो इसलिए किया था। तीसरा लिखो, मवेशियों के लिए। हाँ, पहला लिखिए, वस्तुओं व निर्मित सामान, निर्मित सामान का रेडीमेड जो भी बना बनाया सामान होगा कुछ भी उसमें आएगा। दूसरा लिखिए, अनाज और खाद्यान्न फसलों के लिए, मतलब अनाज में ही हुआ खाद्यान्न फसल। और तीसरा, मवेशियों के लिए। 3 तरह के बाजार देखने को मिले थे। नेक्स्ट लिखो, बरीदे मंडी आपको पता है गुप्तचर था। बाजार के जो भी घटना होती थी राजा को पहुंचाता था। कोई भी मान लो कि किसी ने दाम बढ़ा दिया, किसी ने सामान कम दिया, तो वो सारा कार्य किसका होता था, उसे। और ऐसा कहा जाता है, अब सच कितना है, कि अगर कोई थोड़ा सा भी वजन कम देता था तो उतना मांस काट के चढ़ाया जाता था। सच्चाई कितनी है हो सकता है, बाकी पता नहीं। नेक्स्ट लिखो, बाजार नियंत्रण के लिए 4 जो है नियम थे। जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उसमें 4 नियम थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली के नियम, सबसे मुख्य में कार्यों में बाजार नियंत्रण प्रणाली, पहली बार जो है सेना को नकद वेतन देना शुरू करना, ये 2 मुख्य थे। तो पहला लिखो, खाद्यान्न की कीमत निर्धारित करना। बाजार नियंत्रण में क्या क्या था, खाद्यान्न की कीमत निर्धारित करना, जो भी भाव है वो सल्तनत तय कर देगा, उससे ना 1 रुपए कम पे कोई बेच सकता है, ना ही 1 रुपए कम ज्यादा पे। और उस समय का मन, अभी जो है मन बोला जाता है, 5 किलो को क्या बोलते हैं हम, पसेरी। हाँ, मन शायद पसेरी के लिए उस समय, हाँ उस समय मन में शायद 15 किलो अनाज आते थे उस समय। मैं उस समय की बात अभी की नहीं कर रही, उस समय 15 आता था। अब दूसरा लिखो, उचित कीमत पर सभी सामान उपलब्ध। उचित कीमत पर सभी सामान उपलब्ध किसी को भी, ताकि, और यही वजह था कि उसने सैनिकों का जो है कम कर दिया था वेतन। तीसरा लिखो, नहीं, सबके, आम जनता के लिए। सैनिकों का वेतन सिर्फ कम किया गया था, इसलिए किया गया कि वो सेवा में है तो वो कृषि तो करते नहीं होंगे। तो अभी भी जो नौकरी वाले लोग होते हैं उनकी वाइफ अगर घर पे होते, हाँ वो सब उसी की देन है। कैंटीन क्यों दिया जाता है कि सैनिक, जो साधारण सैनिक होते हैं उनके वेतन ऑलरेडी कम होते हैं, वो घर पे नहीं रहते हैं तो कृषि भी नहीं, उनकी पत्नी बच्चे रहते हैं, तो उन्हें कम कीमतों पे सब कुछ सुविधा मुहैया कराया जाए। नेक्स्ट लिखो, परमिट जारी करने वाले अधिकारी की नियुक्ति, यानी जो भी परमिट जारी किया जाता था उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त होता था। सभी के लिए समान खरीदारी, मतलब सभी को एक ही रेट पे दिया जाएगा, ये नहीं कि जो उसके यहाँ सेवा में है उसको कम कीमत, ऐसा कुछ नहीं सुविधा था। आम जनता भी उसी रेट पे लेगी। अब लिखो इसमें अधिकारी, आर्थिक, ये तो बाजार से समझ लिया। अब राजस्व में क्या क्या किया था, राजस्व सुधार। आर्थिकी के अंतर ही रखोगे ना, कर वगैरह, टैक्स किसका है, आर्थिकी का पार्ट है। रेवेन्यू कहाँ, टैक्स वगैरह कहाँ पढ़ते हैं आप लोग, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो अब लिखिए राजस्व सुधार में क्या क्या किया। कुछ जलने की स्मेल नहीं आ रही।
राजस्व व्यवस्था में लिखे। एक प्रणाली शुरू की गई थी जो जाबती प्रणाली कहलाती थी। क्या थी जाबती प्रणाली? जाबती। हाँ हाँ, जबती। जबती अलग थी, जाबती। कहीं कहीं जाबता लिखा होता है, लिखो जाबती या जाबीता, कहीं कहीं लिखा होता है जाबीता। भूमि माप के आधार पर लगान तय करना, ये प्रणाली क्या थी? भूमि माप के आधार पर, यानी पहले जितनी भूमि, और किस आधार पर ये लेता था? बीघा के मात्रम पे, जो बिस्वा शब्द प्रयोग किया जाता था। और अभी भी बिहार में बीघा ही चलता है। 20 बीघे में क्या होता है? 1 बीघे में क्या होता है? 20 कट्ठा होता है। तो वहां भी उसी समय यही प्रणाली था जो बिस्वा कहलाता था। और बिस्वा कुछ नहीं होता है, देखिए भूमि माप के आधार पर लगान तय, जितनी भूखंड होगी उस आधार पे, उत्पादन के आधार पर नहीं लगाता था। यानी कि इतना बड़ा भूखंड है तो उस पे इतना बड़ा हो गया, तो वो ना कि यहाँ उपज कितनी होती है, जबकि अधिकांशतः समय उत्पादन के आधार पर कर लगाया गया है। अभी तक हमने जहां तक पढ़ा, क्या पढ़ा था? कहीं भूमि के आधार पर नहीं पढ़ा था, हर जगह उत्पादन, यानी यहाँ पर अगर फसल अच्छी होती है तो लेगा, पर ये भूमि के आधार पर लगता था। और यही प्रणाली जो है जाप्ती प्रणाली या जाबीता कहलाता था। नेक्स्ट लिखो, गैर मुसलमानों से 4 प्रकार के कर। गैर मुसलमानों से 4 प्रकार के कर, उसमें पहला लिखो जजिया कर। गैर मुसलमानों से जो 4 प्रकार के कर लिए जाते थे उसमें पहला था जजिया। ये जजिया के ब्रैकेट में लिख लो धार्मिक कर था। उसके बाद लिखो खराज। जजिया के बाद नेक्स्ट लिखो खराज, और खराज के ब्रैकेट में लिख लो भूमि कर होता था। ये खराज क्या होता था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या था? जजिया। जजिया, खराज। नेक्स्ट लिखो घरी कर, यानी जहां तुम्हारा घर बना है उस पर जो कर लगता था, घरी कर। और तीसरा, चौथा था चरी कर। ओ सॉरी, घरी कर और चरी कर। चरी कहाँ लगेगा? चारागाहों पे, क्योंकि पशुपालन जो करेंगे उन पर। लेकिन ये गैर मुसलमानों पे लगता था, याद रखिएगा, ये नहीं कि मुसलमानों पे, नहीं, उन पे नहीं लगता था। चराते होंगे, जरूर चराते होंगे। अब वो मुसलमान शासक था ना, तो हर कोई अपना थोड़ा बहुत तो सोचता ही है। नेक्स्ट लिखो, मुसलमानों से जकात नामक धार्मिक कर लिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मुसलमानों से जकात नामक धार्मिक कर लिया जाता था। अच्छा, ये कर कौन सा कर होता था? एक और कर ये सब पे होता था, इसका किसी धर्म निरपेक्ष कर था, ये खुम्स। हाँ, तो ये धर्मनिरपेक्ष कर था, इसका धर्म से संबंध नहीं था। ये लूट का माल होता था, जो भी लूटा जाता था लूट का माल होता था। अब यहां अंतर क्या याद रखना है वो याद रखो। अलाउद्दीन के समय इस कर में 4 बटा लिखो, वहां पे 5 भाग स्वयं सुल्तान लेता था। यानी कि 100 रुपए आएगा सुल्तान, ठीक, तो उसमें से ये 80 रुपए खुद रखेगा। 80 मतलब 100 रुपए, एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूं। और 20 रुपए उन सैनिकों को देगा जो लूट के लाए हैं, 100 रुपया अगर लाता है तो। ठीक यही कर जाकर गयासुद्दीन के यहाँ उल्टा हो जाएगा। गयासुद्दीन 20 रुपए खुद रखेगा, यानी अपने कोषाध्यक्ष में रखेगा, और 80 रुपए लुटेरों को, जो सेना उसमें शामिल होते थे, उन्हें दिया जाता था। इसीलिए हमने प्राचीन समय काल में एक सुना था, सैनिक जो होते थे, जो कि युद्ध के समय ही नियुक्त किए जाते थे, उनका वेतन नहीं होता था, उन्हें यही लूट का माल दिया जाता था। जो भी लूट होता था उसका कुछ % उन्हें दिया जाता। जब युद्ध के समय रखा गया, युद्ध के बाद वो किसी भी कार्य में संलिप्त रहेंगे। तो ये लिख लो, 4/5 सुल्तान और 1/5 सैनिक, 1/5 सैनिकों को देता था। नेक्स्ट लिखो, बिचौलिया। कौन होते थे बिचौलिया? रेवेन्यू कौन लेता था? खूत मुकदम और वो
चौधरी, यही तो लाते थे। बिचौलिए का पद हटाकर आमिल नामक अधिकारी की नियुक्ति, जो कि कोई भी साधारण व्यक्ति हो सकता है। बिचौलिए या मध्यस्थ जो होते हैं, मीडिएटर जो भी रहता था, उसका पद समाप्त कर आमिल नामक, आमिल आमिल नामक अधिकारी की नियुक्ति। नेक्स्ट लिखो। राजस्व के लिए एक विभाग इसने बनाया था जो कहलाता था दीवान ए मुस्त खराज। दीवान ए मुस्त खराज नामक नए विभाग की शुरुआत, दीवान ए मुस्त खराज। ये तो हटाने से कोई दिक्कत नहीं है, ये तो दीवान ए मुस्त खराज। नेक्स्ट लिखो। राजस्व की नकद अदायगी अनिवार्य, और वहीं पर ब्रैकेट में लिखो अपवाद लिख के। एक्स, राजस्व की नकद यानी कैश में अदायगी, अदा करना, ये अनिवार्य था इसके समय। अब वहां ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्शनल एक जगह था, राजस्थान में अनाज भंडारण के लिए अनाज के रूप में भी वसूला गया। सिर्फ एक जगह ही एक्सेप्शन है, हिंदुओं पर। नेक्स्ट लिखो, हिंदुओं से कर 50% और मुसलमानों से 25%। जो भी हिंदू लोग होंगे उन पर कर जो है 50% लगाया जाता था, और मुसलमानों पे 1/4 था, यानी 25%। अच्छा, लैंड मेजरमेंट का कोई तो पैमाना होगा, लैंड मेजर किया जाएगा तभी तो लगाएगा, तो उस लैंड मेजरमेंट की प्रणाली को मसाहत कहा जाता है। लिखो, भूमि माप की पैमाइश को मसाहत कहा जाता था। भूमि माप की पैमाइश, मसाहत। मसाहत, श नहीं, मसाहत। हाँ, अब लिखो नेक्स्ट। ये तो बता दिया था ना कि 20 बीघा पे उस 20वां ही चलता था। अब लिखो, अच्छा, वक्फ पे भी भूमि क्या होती है? जो धार्मिक कार्य के लिए भूमि होती है वो वक्फ भूमि कहलाती है। और कुछ भूमि ऐसे कार्यों के लिए रखी जाती है जो कि मतलब कोई सार्वजनिक हो, या ऐसे किसी को पेंशन के रूप में, इस रूप में दिया गया हो। तो इस तरह की भूमि सबको हटाकर उसने किस भूमि में परिवर्तित किया था? खालसा भूमि। खालसा भूमि सीधे सल्तनत का रेवेन्यू जितना भी जनरेट होता है, तो वो तो लिखो, एक लाइन लिखो, अमीर वर्ग को दी गई भूमि, और ब्रैकेट में लिखो वो कौन कौन सी भूमि होती थी। मिल्क, मी आधा ल का, मिल्क दूध वाला, हाँ। इनाम व वक्फ, वक्फ वो आधा क वक्फ, और कॉमा पेंशन। मिल्क, वक्फ, पेंशन, ये सारी भूमि, मतलब याद रखना बस, उनको खालसा भूमि में परिवर्तित, यानी इन सब भूमियों पे जिसको मिलता था उसी का काम होगा। अब वक्फ भूमि जो धार्मिक कार्य के लिए सिर्फ यूज हो सकता था, तो इन सभी भूमि पर अपना अधिकार कर लिया, और सारा रेवेन्यू सल्तनत के हाथों में, यानी सुल्तान के हाथों में जाता था। तो ये सभी कुछ जो है उसके यहाँ किए गए कार्य थे।
जो भी प्रिविलेज थे वो भी उसने छीन लिया था। अब इसमें लिखो इसने जो, हाँ, इसके बाद के शासक जो थे उनका बस क्रम लिख लो और कुछ नहीं। अलाउद्दीन के बाद के जो शासक हैं उनका क्रम लिख लो। पहला सिहाबुद्दीन उमर, कल लिखवाया था शायद, हाँ कल लिखवाया था। तो एक बात लिखो, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ये अगला शासक है जो चौथा शासक था खिलजी का। इसके बारे में लिखो, क्योंकि क्रम मैंने लिखा दिया है तो मत लिखो। स्वयं को खलीफा घोषित, स्वयं को खलीफा घोषित, और इसका शासन था 1316 से 20 तक रहा था, 1316 से 20 तक रहा था ये। लिखो स्वयं को खलीफा घोषित। और वहां एक लिखो इसने उपाधि जो धारण की थी, अमीर ए मोमिनिन, अमीर ए मोमिनिन, मोमिनिन ये उपाधि धारण की थी। इसी में 2-3 पॉइंट और लिखो। पुनः जागीर व्यवस्था शुरू, अंत किसने किया जागीर व्यवस्था का? इक्ता प्रणाली किसने समाप्त की? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने फिर शुरू की थी, लिख दीजिए। जागीर व्यवस्था हो या इक्ता सब सेम ही है, जागीर ही तो देना होता था। इक्ता प्रणाली पुनः शुरू। देवगिरी पर पुनः आक्रमण, देवगिरी पर पुनः आक्रमण। इससे पूर्व कितनी बार देवगिरी पे आक्रमण हो चुका है? 3 बार हो चुका है। एक जलालुद्दीन के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के ही नेतृत्व में, और 2 बार अलाउद्दीन खिलजी के शासन में हुआ है। एक चंद्रदेव के और एक उसके बेटे शंकर देव के। अब लिखो इस समय शासक लिख लो कौन था देवगिरी का? हरपाल देव। और ये सब पता है, ये विलासी किस्म का था, स्त्री के कपड़े पहन के आ जाता था, न्यूड भी आ जाता था, तो ये सब पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट अंतिम लिखो, लिखो अंतिम सुल्तान या अंतिम इसमें शासक। हरपाल था देवगिरी का शासक जब देवगिरी पर आक्रमण किया गया। शंकर देव की हत्या करके इसी को शासक बनाया गया था। शंकर देव की हत्या कब हुई थी? तीसरी बार जब किया गया देवगिरी पे, तब शंकर देव की हत्या कर दी गई थी। उसके स्थान पे हरपाल देव को अगला जो है देवगिरी का शासक नियुक्त किया गया था। अब लिखो अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इसके बारे में एक पॉइंट बस लिखो, स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा, स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा। मतलब इसने स्वयं को खलीफा या ऐसा नहीं माना, पर उसने तो स्वयं को खलीफा ही मान लिया था। अब कुछ पुस्तकों का नाम लिख लो जो इनकी रचना से हमें खिलजी वंश की जानकारी मिली है, बस लिख लो, क्योंकि पूछा जाएगा कि खिलजी वंश की जानकारी कहाँ मिलती है। अमीर खुसरो की रचना लिखो कौन सी थी? खजायन उल फुतूह, खजायन उल फुतूह ये रचना थी। नेक्स्ट लिखो अमीर खुसरो के बाद जियाउद्दीन बर्नी, तारीख ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी की रचना क्या थी? तारीख ए फिरोज शाही। इससे जानकारी किसकी मिलेगी आपको? हाँ, फिरोज शाह की नहीं मिलेगी, मैं बात कर रही हूँ खिलजी वंश की जानकारी मिलेगी। फिरोज शाह पर तो लिखी ही गई है। उसके अलावा एक राइटर का नाम लिखो इसामी फुतूह उल सलातिन, फुतूह उल उल सलातिन, हाँ सलातिन। अब 1-2 और फैक्ट्स हैं जो बस नोट कर लो। ये तीनों रचनाएं हैं जिससे हमें खिलजी वंश की
जानकारी मिलती है। अब लिखो, लेनपुल ने, लेनपुल लिख के लिखो, अलाउद्दीन खिलजी को, सिर्फ लेनपुल लिख के, लेनपुल इतिहासकार है ना, लेनपुल का नाम नहीं सुना, बहुत चर्चित है लेनपुल। ऐसे लिख के और ऐसे लिखो, स्टेटमेंट जिसका होता है, अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा, सल्तनत का समुद्रगुप्त। और किसे समुद्रगुप्त कहा गया था? समुद्रगुप्त को क्या कहा गया था, सॉरी, नेपोलियन। तो इसने सल्तनत का समुद्रगुप्त इसको कहा है। हाँ, तो बस ये, और इसका वास्तविक नाम तो आप लोगों को पता होगा, क्या नाम था अलाउद्दीन खिलजी का? अली गुरसाब। हाँ, अली गुरसाब के बाद भी वो एक नाम से जाना गया था, वो नाम शायद था अमीर ए तुजक कहलाता था। पर मेन जो पूछा जाता है वो वास्तविक पूछा जाएगा, और जिस नाम से गद्दी पर बैठता है। तो ये खिलजी अंत हो गया, सर पढ़ाएंगे, कल तुगलक को शुरू कर लेंगे। आज